पैकरा के घर में जाते हैं और किशोर पैकरा को ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत गंदगी है, तुम्हारे घर की साफ़ सफाई करते हैं, तुम हमारे घर में रहो, हम लोगों ने अभी नया नया घर लिया है। ये कहते हुए वो लोग अपने साथ किशोर पैकरा को लेके चले जाते हैं अपने रूम में। लेकिन किशोर पैकरा इस बात से अनजान था कि जिस रूम में वो लोग ले जा रहे हैं वहाँ पर उनकी हत्या का इरादा ये लोग बना के रखें। 5 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं और यहीं से ये दंपत्ति निकले हैं पेटी को लेकर। हत्या करने के बाद वो लोग दिल्ली को भाग गए थे फरारी काटने के उद्देश्य से कि यहाँ पर तो पुलिस हमें पकड़ ही नहीं सकती है। किशोर पैकरा को इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि मेरा आधा पैसा इसने रखा है और ज़मीन के पूरे पैसे मुझे नहीं दे। इसी को लेकर वो बार बार जिद करता है कि तुम मेरे पैसे वापस दे दो। ये कहते हुए अल्टो कार खरीदी। अल्टो कार इन्होंने 60,000 रुपये में ख़रीदा धमतरी से। और उसके बाद में इन लोगों ने ठिकाना चुना कि आखिरकार इसकी हत्या की तो की कहाँ जाए। था कि दोनों पति पत्नी उस भारी भार को उठा नहीं पाए, जिसके चलते इन लोगों ने 2 लोगों की मदद ली जो लोग इनके विश्वास पात्र थे। ये चारों के चारों मिलकर अल्टो कार में ये लिफ्ट से नीचे उतार के अल्टो कार में भर के। कहते हैं हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है और अपराधी कितना ही शातिर चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है। रायपुर का एक सनसनीखेज मर्डर केस, सूटकेस कांड, जिसमें बीते दिनों यानी कि 23 जून को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास में एक बैग में एक सूटकेस में और सूटकेस के ऊपर में था एक पेटी जिसको संदूक कहा जाता है। उसमें एक लाश मिलती है और उस लाश से बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने जब देखा बदबू कहाँ से आ रही है तब उनको भनक लगती है कि हो ना हो इस पेटी से बदबू आ रही। इसकी सूचना डीडी नगर थाना पुलिस को दी जाती है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंचती है वहां पर और पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए, मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल में जुटते हैं। तब तक कोई खबर नहीं थी कि आखिरकार वो युवक जिसकी लाश वहां पर है, सीमेंट से ढला हुआ, जिसको तोड़कर पुलिस ने निकाला, आखिरकार वो लाश है तो है किसकी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही थी। आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे। इसी दौरान में पुलिस को एक क्लू हाथ लगता है, जहां पर एक युवक बताता है कि उसने एक अल्टो कार में एक पेटी को रखे हुए जाते हुए 2 युवकों को कार में देखा है और उसके पीछे एक महिला जा रही थी। इसके अलावा उस पेटी से बदबू आ रही थी। अब पुलिस का माथा ठनकता है इसी में और सीसीटीवी कैमरे जब खंगालती है तो पता ये चलता है कि हाँ, ये वही पेटी है जिसमें लाश भरकर लेगी गई। पेटी में देखा जाता है कि वो पेटी में और कुछ लिखा तो नहीं, तो उसमें पता ये चलता है कि वो एक पेटी के व्यापारी के साथ जाके वो ख़रीदा गया था और गोल बाज़ार में पेटी का व्यापारी है अप्पू पेटी वाला, वहाँ पे जाके उसको ख़रीदा गया था 4,000 रुपये में। पुलिस वहाँ पर दबिश देती है, उसे मौके में पूछताछ करती है। तब बताते हैं वहाँ पर पेटी वाला कि वहाँ पे 2 लड़के आए थे और लड़की आई थी, उस पेटी को ख़रीद कर एक ई रिक्शा में लेकर गए हैं। तब पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और उस युवक की जो पहचान है वो की जाती है कि आखिरकार है तो है क्या और कौन है इसको लेकर। तभी पता चलता है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ब्लॉक नंबर डी में 621 मकान नंबर 621 में एक दंपत्ति 5 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं और यहीं से ये दंपत्ति निकले हैं पेटी को लेकर। तब जाकर पुलिस उनकी पूरी जानकारी निकालती है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। इस आधार पे पूरी चीज़ें खंगाली जाती है। उसके बाद में अल्टो कार की नंबर प्लेट को खंगाली जाती है, जहां पर पता ये चलता है कि अल्टो कार रहने वाला अल्टो कार धमतरी से ख़रीदा गया है, लेकिन उसमें फर्जी नंबर प्लेट डालकर उसको हत्या में इस्तेमाल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने इसकी भी जांच पड़ताल की और बाद में इसे भी जब्त किया, जिसको बाद में उन हत्यारों ने एक पेंटिंग के शॉप पर एक गैराज में दे दिया था जिसको पेंट करना है ये कहते हुए। और बाद में हत्या करने के बाद वो लोग दिल्ली को भाग गए थे फरारी काटने के उद्देश्य से कि यहाँ पर तो पुलिस हमें पकड़ ही नहीं सकती ये सोच के। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक के बाद एक कड़ियाँ जुलती गई और आरोपियों तक पुलिस ने पहुँच बढ़ाई और दिल्ली से 2 दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। एक जो इसका मास्टरमाइंड है अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी जिसका नाम शिवानी शर्मा है, इसे गिरफ्तार किया गया है। और उनका साथ देने वाले जो 2 लड़के हैं, एक का नाम विनय यदु और दूसरे का नाम सूर्यकांत यदु, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम किशोर पैकरा है
58 वर्ष उसकी आयु थी। किशोर पैकरा पिछले 1 साल से अपाहिज था। साइकिल से जाते हुए उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उसके कूल्हे के साइड में एक फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते वो चल फिर नहीं सकता था। और किशोर पैकरा रायपुर में रहता था, हांडीपारा में वो निवासी था। वहीं पर उसका पैतृक घर भी है और जहां पर वो अकेले रहा करता था। कुछ समय पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसकी एक बहन है जो दुर्ग में रहती है और एक बहन का देहांत हो चुका था। किशोर पैकरा की पत्नी आज से 25 साल पहले उसको छोड़कर अपने बच्चों के साथ, एक बेटी और एक बेटे के साथ में चली गई, क्योंकि उसके साथ उसको सूटेबल नहीं लगा। उसके बाद में किशोर पैकरा ने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी भी उसको कुछ समय तक साथ दे सकी और वो भी उसको छोड़कर चली गई, जिसके बाद में वो अपने माँ के साथ रहा करता था। और ये ज़मीन इसके पास में था और इसी की खरीदी को बिक्री को लेकर इसका एक वाद चल रहा था न्यायालय में। और 2015-16 में उसने एक ज़मीन बेचा था आज़ाद चौक के पास से अपना, एक खरोरा का एक व्यक्ति है जिसको, और उसके बाद में पैसे उसके नहीं दिए थे, जिसके चलते वो पूरा का पूरा वो मामला न्यायालय में गया था। और न्यायालय में जाने के बाद में ये केस चल ही रहा था। इसी दौरान में अंकित उपाध्याय का संपर्क इससे होता है और अंकित कहता है कि हाई कोर्ट से मैं आपको जीत दिला सकता हूं, आप मुझे केस दे दीजिए। ये कहते हुए भरोसे में लेकर जो किशोर पैकरा है उसको अपने भरोसे में लेकर उसके साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। और एक जो ज़मीन होता है जिसको 30 लाख रुपए में कहीं पे बेच देता है, जिसके आधे पैसे वो खुद रख लेता है, यानी कि किशोर पैकरा को बाकी के पैसे देता है, आधा पैसा देता है और आधा पैसा जो व्यक्ति है आरोपी अंकित उपाध्याय वो स्वयं रख लेता है। जिसके चलते बाद में किशोर पैकरा को इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि मेरा आधा पैसा इसने रखा है और ज़मीन के पूरे पैसे मुझे नहीं दे। इसी को लेकर वो बार बार जिद करता है कि तुम मेरे पैसे वापस दे दो, ये कहते हुए, लेकिन बार बार ये मना किया जाता है कि मैं तुम्हारी देख रेख करूँगा, तुम अपाहिज हो, तुम्हारा खाने पीने का खर्च, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का खर्च, तुम्हारी देख रेख अब ये मेरी जिम्मेदारी है जब तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे चुका नहीं देता। और उसने पूरे के पूरे पैसे मुनाफा कमाने के उद्देश्य से शेयर मार्केट में लगाए हुआ था, जिसके बाद में बार बार तगादा पे तगादा ये करता जा रहा था किशोर पैकरा, जिसके वो परेशान हो चुका था। और यही बात उसने अपनी पत्नी शिवानी पैकरा को बताया कि अशोक पैकरा मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे बार बार पैसे मांग रहा है, अब किया क्या जाए। तो इन लोगों ने सबसे पहले योजना बनाई आज से 15 दिन पहले कि इसे रास्ते से हटाना है। इसीलिए इन लोगों ने सबसे पहले अल्टो कार खरीदी। अल्टो कार इन्होंने 60,000 रुपये में ख़रीदा धमतरी से, और उसके बाद में इन लोगों ने ठिकाना चुना कि आखिरकार इसकी हत्या की तो की कहाँ जाए। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में डी ब्लॉक में इन्होंने एक किराए का मकान खरीदा, यानी कि किराए का एक फ्लैट खरीदा, जिसमें वो लोग अभी नए नए शिफ्ट हुए थे। और वहीं पर 21 तारीख को ही ये लोग किशोर पैकरा के घर में जाते हैं और किशोर पैकरा को ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत गंदगी है, तुम्हारे घर की साफ़ सफाई करते हैं, तुम हमारे घर में रहो, हम लोगों ने अभी नया नया घर लिया है। ये कहते हुए वो लोग अपने साथ किशोर पैकरा को लेके चले जाते हैं अपने रूम में। लेकिन किशोर पैकरा इस बात से अनजान था कि जिस रूम में वो लोग ले जा रहे हैं वहाँ पर उनकी हत्या का इरादा ये लोग बना के रखें। किशोर पैकरा को सबसे पहले इन लोगों ने नहाने को कहा, वो बाकायदा उस दिन घर में जाने के बाद नहाया धोया और इन लोगों ने पोहा भी खिलाया, उसको नाश्ता करवाया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। ये कहते हुए जब किशोर पैकरा की नींद पड़ने लगी थी, इसी दौरान में छाती पे चढ़कर अंकित उपाध्याय ने उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद में उसकी सांसें चलना बंद हो गई। कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा सांस चल रही है कि नहीं, नब्ज़ टटोल कर, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मरा है नहीं मरा। इसी दौरान में उन्होंने एक चाकू लाया और गले से काट दिया, उसके गले को काट दिया, जिसके बाद में पूरा का पूरा खून वहाँ पे बह गया था, जिसको एक टॉवेल से उन लोगों ने साफ किया। उससे पहले, हत्या को अंजाम देने से पहले इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि इसको कैसे कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। 4,000 रुपये में एक सूटकेस लाल कलर का इन लोग खरीद के लाए थे और जिसी में भरकर उसने किशोर पैकरा है उसको रखा बांध कर। उसके बाद में उसके ऊपर में सेंट छिड़क दिया, लेकिन सेंट ज़्यादा देर तक स्प्रे काम नहीं आया। उसके बाद में इन लोगों ने एक हार्डवेयर की दुकान में जाकर 30 किलो इन लोगों ने सीमेंट लाया और उसके ऊपर में छाबड़ दिया, जिससे कि बदबू बाहर ना आए, लेकिन बदबू फैलने लगी थी। अब इसे देखते हुए इन लोगों ने फिर योजना बनाई और ये लोग गोल बाज़ार में गए और गोल बाज़ार में एक बड़ा सा संदूक खरीद के 4,000 रुपये में लेकर फिर पहुँचे और उसी संदूक में उस बंद पड़े सूटकेस को डालते हैं और जिसके बाद में ये लोग उसको
कहीं दूसरी जगह ठिकाने लगाने के इरादे से दोनों पति पत्नी प्रयास करते हैं, लेकिन वज़न इतना ज़्यादा था कि दोनों पति पत्नी उस भारी भार को उठा नहीं पाए, जिसके चलते इन लोगों ने 2 लोगों की मदद ली जो लोग इनके विश्वास पात्र थे। एक का नाम विनय यदु और दूसरे का नाम सूर्यकांत यदु। अब ये चारों के चारों मिलकर अल्टो कार में ये लिफ्ट से नीचे उतार के अल्टो कार में भर के ये लोग 23 तारीख को सुनसान जगह पर ले जाकर ये लोग रख देते हैं उस संदूक को, ताकि किसी को भनक न लगे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने इसको देखा, बदबू आने की जो स्मेल है उसको महसूस किया, जिसकी सूचना उन्होंने बाद में पुलिस को दी और इसी के चलते पुलिस का राह आसान हो गया आरोपियों तक पकड़ने में। ये लोग अल्टो कार को एक गैराज में छोड़कर पेंट करने के मकसद से ये लोग दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली भाग गए थे। लेकिन पुलिस को जब इनके बारे में पता चला तो वे लोगों ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, रायपुर पुलिस ने, और वहाँ पर CISF के जवानों ने उनको रोक के रखा था और दिल्ली पुलिस ने उसे डिटेन किया था। और रायपुर के पुलिस वहाँ जब पहुँची तो इनको आधी रात को लेकर पहुँची और इन लोगों को सामने पेश करके जानकारी लिया है, जिसमें पैसे की लेन देन की बात सामने आई है। गलत काम का गलत नतीजा होता है। आगे आप सुनिए रायपुर के SSP डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासा किया है, क्योंकि मामला बहुत सनसनीखेज है। रेयर ऑफ द रेयर केसेस आप कह सकते हैं, क्योंकि गला काटना, छाती पे चढ़ के उसके गला काटना, फिर उसके गले को काटना, उसके बाद में उसके हाथ पांव बांध के कर देना, फिर उतना से उन लोगों का मन ना भरा तो उन लोगों ने सीमेंट का पूरा परत ढाल दिया उस पर और उसके बाद में एक पेटी में भर के उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। मानवता भी शर्मसार हुआ है, इंसानियत को कपा देने वाली ये घटना है। क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनाता हूँ। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक टिन के डब्बे में और अंदर में एक ब्रीफ केस के अंदर एक पुरुष का शव बरामद हुआ था। उस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा गुत्थी को सुलझा लिया गया है और इससे जुड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। थाना DD नगर क्षेत्र अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलोनी उसका मुख्य घटना स्थल है, जो किराए के मकान में मकान नंबर 321, इसमें मृतक की धारदार हथियार एवं गला दबा करके हत्या किया जाना पाया गया है। इस पूरे घटना के पीछे जो मृतक था, जो आरोपी वकील दंपत्ति है, उनका एक क्लाइंट था और उस क्लाइंट से 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला होना उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ 30 लाख रुपए था, जिसको आरोपी अंकित उपाध्याय के द्वारा मृतक किशोर पैकरा से लिया गया था और उसको मृतक किशोर पैकरा लगातार मांग कर रहा था, जिसके कारण से इसको पैसा न देना पड़े और परेशान होकर के उसका हत्या को अंजाम दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी और उसके अन्य 2 साथी जो उसको हत्या के उपरांत शव को ठिकाने लगाने में सहयोग किए, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रकरण में जब एक बॉक्स के अंदर अज्ञात शव होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और सीमेंट से लपटे होने की सूचना प्राप्त हुई, तो गंभीरता को देखते हुए पूरी ACCU की टीम, अनुविभाग की पूरी टीम, DD नगर की पूरी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और तत्परतापूर्वक गहनता से उस मौके की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। मौके पर FSL टीम एवं डॉग यूनिट की भी मदद लिया गया। मौके की जब उसकी पहचान की गई या फिर मौके की जब निरीक्षण किया गया तो उसमें प्रमुख तौर पर जो बॉक्स था, टिन का जो बॉक्स था, उसमें एक यहाँ से पेटी विक्रय हुआ था, वो एक मौके पर से एक हम लोगों को लीड मिली। साथ ही साथ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो उस रास्ते में जो चश्मदीद गवाह थे मौके पर से, जो उसको ले जाते देखा गया था, उनके द्वारा भी बहुत महत्वपूर्ण क्लू दिए गए, जिसमें आसपास के जागरूक लोग शामिल हैं। उनके द्वारा बताया गया कि संदिग्ध लोगों का आवागमन था और उस घटना दिवस में एक अल्टो कार, जिसका नंबर हम उनके द्वारा दिया गया कि एक अल्टो कार से एक बक्सा ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया था
अल्टो कार से बक्सा जब ले जा रहे थे तो बक्सा बाहर से भी दिखाई दे रहा था, तो अपने आप में वो संदेह की दृष्टि से उसको देखा गया था और उनके द्वारा उसको बहुत प्रमुखता से पुलिस के सामने बात रखी गई थी। ये क्लू मिलने के बाद अलग अलग 5-6 टीम तैयार करके अलग अलग दिशा में पूरी पार्टियों को लगाई गई, जिसमें प्रमुख तौर पर मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें एक ट्रॉली बैग या सूटकेस, पेटी में जो लिखा हुआ दुकान का नाम और उससे आसपास की चीज़ों को संकलित करते हुए उस दिशा में एक विवेचना किया गया। साथ ही साथ जिस जगह से जिस ओर से ये गाड़ियाँ आते दिखी थी, उन दिशाओं के सभी सीसीटीवी कैमरा को एक अवलोकन करने के लिए एक पार्टी लगाई गई। उस पूरे पार्टी में लगाने पर 1-2 प्रमुख तौर से जो गाड़ियाँ जो बरामद हुई, जो उसमें आल्टो कार और एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिनके नंबर हम लोगों को प्राप्त हुए थे, उस आधार पर उसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया। आल्टो कार के बारे में पाया गया कि ये धमतरी का निवासी है, जिसके द्वारा कुछ दिन पूर्व आल्टो कार को बेचा गया था। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जो अंकित उपाध्याय के नाम पर होना पाया गया। इन समस्त साक्ष्यों को एकत्र करते हुए आरोपी की और संदेह व्यक्त होने पर आरोपी की पता तलाश के लिए कई पार्टी तैयार किए गए। जब पार्टी तैयार की गई और उनके घरों में आसपास में पता किया गया तो पाया गया कि ये संदेही या आरोपीगण अपने घरों से नदारद थे। इस आधार पर उनके ऊपर और संदेह गहराया और इसकी सघन पता तलाश पूछताछ की गई, जो उसी दिन दिनांक 23 तारीख को जब पता किया गया तो ये आरोपीगण अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी, ये दोनों शिवानी शर्मा, ये दोनों यहाँ से बाई एयर दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। जब इनकी दिल्ली जाने की सूचना प्राप्त हुई तो कुछ देर के लिए पुलिस को लगा कि संभवतः ये बाहर भाग सकते हैं, तो पूरी आईजी साहब की मदद से सभी सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और यहाँ के जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के एयरपोर्ट सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस की मदद से इसको रायपुर एयरपोर्ट से जाने के बाद दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ की पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। साथ ही साथ यहाँ से एक पुलिस पार्टी जा कर के दिल्ली से लेकर के इनको वापस आई और वापस आने के बाद कल रात में पहुँचने के बाद इनसे लगातार पूछताछ किया गया। पूछताछ किए जाने पर इनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार करते हुए मृतक किशोर पैकरा से उसके द्वारा या उससे लिए गए पैसे की उसके द्वारा लगातार मांग किए जाने से परेशान होकर और पैसे न देना पड़े, इसको लेकर के योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के उसको हत्या किया जाना स्वीकार किया गया। जो इनके द्वारा बताई गई उसके अनुसार से जब ये किशोर पैकरा इनका एक क्लाइंट था और इसके पास में कुछ ज़मीन थी, पहले जिस मकान पर रह रहा था उस मकान को इसके द्वारा 50 लाख रुपए पर बिक्री कर दिया गया था। उस बिक्री नामे पर जब उसको ये हुआ कि इसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं, इस आधार पर उसके द्वारा पुनः उसको उस घर के बारे में न्यायालय में केस किया था और उस न्यायालय में जो प्रकरण किया था उस पर जो इसका बेलटुकरी निवासी चंद्र प्रकाश कुर्रे के द्वारा इस मकान को खरीदा गया था। उससे जब प्रकरण चल रहा था तो उस दौरान इस ज़मीन के संबंध में इससे मुलाकात हुई थी और इसके द्वारा बताया गया था कि इस प्रकरण को उसके द्वारा उसके पक्ष में जीत करके उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इसके पास में एक अन्य मकान था जो बजरंग नगर में मकान था। इस मकान को लगभग 30 लाख रुपए में इसके द्वारा बिक्री किया गया था। उस बिक्री में प्राप्त 30 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए इसको जो अंकित उपाध्याय था
वो प्राप्त किया था और इसी 10 लाख रुपए पर बताया गया था कि वो आपके पक्ष में प्रकरण को जीत करके उसको दिलाया जाएगा और मकान का कब्जा दिलाया जाएगा। इस 10 लाख के एवज में उसके द्वारा प्रकरण न्यायालय में लड़ा। संभवतः इस प्रकरण पर उसके द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। किसी सीनियर एडवोकेट हैं उनको भी इस पे अपने पक्ष में रखा गया था, उनके द्वारा भी इस प्रकरण में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये प्रकरण हार गया और इसके विपक्ष में गया किशोर पैकरा के। इस मकान के अतिरिक्त जो बजरंग नगर में जो एक मकान था उसको इसके द्वारा 30 लाख रुपए में विक्रय किया गया था, जिसमें से 10 लाख रुपए बताया उसको वकील के नाम पर अपना प्राप्त किया था। साथ ही साथ जो 2 लाख रुपए अन्य खर्च कहीं हो गए थे, 18 लाख रुपए जो इसके पास में था, मृतक किशोर के पास में, उस पैसे को भी वकील अंकित के द्वारा किसी शेयर मार्केट में या अन्य जगह पर उसको मोटी रकम प्राप्त होगी या फिर मुनाफा प्राप्त होगा कर करके उससे लेकर के कहीं खर्च कर दिया गया था या इन्वेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार कुल लगभग 28 से 30 लाख रुपए मृतक को इस अंकित उपाध्याय से प्राप्त किया जाना था। चूँकि वो अपने परिवार से अलग रह रहा था, वर्तमान में इसके पत्नी बच्चे सब इससे अलग हो चुके थे। इसकी माँ साथ में रहती थी, वो मृत हो चुकी थी। वर्तमान में अकेले ही उस जगह पर रह रहा था और साथ कुछ दिनों पूर्व किसी जगह पर एक्सीडेंट होने से उसके पैर में कूल्हे के पास में उसको फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण से वो चल फिर नहीं पा रहा था। इसको पैसे की आवश्यकता थी। मृतक को लगातार पैसे इसके द्वारा मांग किया जा रहा था। इसको आश्वस्त किया गया था कि तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा जब तक कि तुमको पैसे न दे दूं करके। और इस प्रकार लगातार उसके संपर्क में रह करके कुछ खाने पीने के सामग्री या बना बनाया खाना पीना और कुछ पानी वगैरह प्रतिदिन उसको देता रहा है। जब उसको खाने पीने की परेशानी होती थी तो लगातार मृतक के द्वारा इसको, चूँकि वहाँ खुद नहीं बना सकता था, तो इसके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही आश्रित था। इसके द्वारा लगातार कुछ न कुछ और चीज़ें खाने की मांग की जाती रही है, जो इसके इस व्यवहार से लगातार उसको खाने पीने की सामान मांगना या उसको लगातार पैसे मांगना के व्यवहार से लगातार वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इसको रास्ते से हटाने की, इसकी हत्या करने का योजना बनाया गया। योजना के अनुसार जब तय हो गई कि इसको रास्ते से हटाना है, तो उस आधार पर इसके द्वारा सबसे पहले CG04B7744 जो मुख्य रूप से धमतरी ज़िले के एक निवासी का एक अल्टो कार है, उस कार को ख़रीदा गया 60,000 रुपये में। उस कार को ख़रीदने के बाद कुछ दिन उपरांत उसको, चूँकि वहाँ करने से उसको यह शक था कि लगातार यहाँ आते जाते रहने से है ना लोगों को प्रकरण खुलासा हो जाएगा। इस मान को देखते हुए अपने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का मकान लिया गया। जब ये कार खरीदा गया या फिर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मकान किराए पर ली गई, उसके पूर्व अंकित उपाध्याय द्वारा अपना आधार कार्ड जो कार खरीदने में किराए के मकान लिए जाने में आवश्यक थी, उसको फर्जी तरीके से निर्माण करके कोरबा के पते पर निर्माण किया गया था। इस कोरबा के पते के आधार पर ही उसके द्वारा अल्टो कार खरीदा गया और साथ में नए किराए का मकान लिया गया। जब ये दोनों तैयारियां हो गई तो उसके बाद इसके द्वारा मृतक किशोर को यह बोल करके कि आपका जो वर्तमान में जो घर है उसमें बहुत गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी को साफ़ सफाई किया जाना आवश्यक है। कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे किराए के मकान पर चल के रहना, इस बीच में तुम्हारे घर की सफाई कर दी जाएगी, फिर वापस आकर के यहाँ रहने लगना। यह योजनाबद्ध तरीके से बोलते हुए इसको घटना के दिवस दिनांक 21 तारीख को अपने साथ लेकर के उस इंद्रप्रस्थ के उस मकान क्रमांक 321D पर ले जाया गया। योजनानुसार पहले उसको नाश्ता कराया गया और साथ ही साथ उस दौरान उसकी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। तो दोनों ने मिलकर के उसको पहले नहाने के लिए बोला गया, फिर नाश्ता कराया गया
नाश्ता कराने के बाद उसको बताया गया कि थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लो। तब तक वो दूसरे कमरे में थे। जैसे ही वो हल्की सी नींद में आया तो आरोपी के द्वारा उसके छाती में बैठ करके उसके गला दबा करके हत्या कर दिया गया। जब उसको लगा कि मृत्यु उसका पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ है, तब अपने पास रखे हुए चाकू से उसके गले में धारदार हथियार से उसके गले में वार पहुंचा करके हत्या किया गया। जब आश्वस्त हो गया कि मृत्यु हो गई, तब वहां से उसको उसी हालत में छोड़कर घर में ताला बंद किया जाकर तो वापस अपने घर वापस आ गए। उसको फिर से कंफर्म किए जाने के लिए शाम को फिर वहाँ जाया गया और इस बार फिर देख करके कंफर्म हुए कि ये पूर्ण रूप से मृत हो गया है। आसपास देखे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहा हुआ है। तो मौके पर वहाँ उपस्थित जो मौके पर टॉवेल था, टॉवेल के अतिरिक्त कुछ कपड़े थे, उन सभी से उसके आसपास के खून को साफ़ किया गया। वहाँ जो चाकू था उसको इकट्ठा किया गया और पुनः उस जगह पर रख करके वापस आ गए। उसको ठिकाने लगाने की जब बात आई तो वहाँ से पहले एक 4,000 रुपये में एक बैग खरीदा गया, ट्राली बैग। वो इसके पूर्व जब योजना का पार्ट था वो, तो जैसे ही घटना घटित किया गया उस बॉडी को उस बैग के अंदर डाल करके उसको चैन लगा करके रख दिया गया था। जब उसको रखते नहीं बना तो उसमें जो बेल्ट जैसा रहता है ट्रॉली बैग के अंदर, उससे पैर को बांध दिया गया था ताकि कोई भाग बाहर न निकल पाए और उसके हिसाब से अंदर में बंद हो पाए। तो ट्रॉली बैग के अंदर बंद करके चैन लगा करके वापस आ गए थे। दोबारा गए तो उस पर ये पूरा सामान को आसपास की चीज़ों तो उसको व्यवस्थित करके आए और 22 तारीख को ही जा कर के जब देखे कि इसको इसमें ले जाते नहीं बनेगा, तब जा कर के पेटी लाइन में अब्बू जो पेटी का जो दुकान था, पेटी को वहाँ ऑर्डर दिए। ऑर्डर देने के लिए उसको ये बताया गया कि हम कल आकर के उसको ले जाएंगे और कुल 4,000 रुपये में इसको भी खरीदे, जिसमें से 400 रुपया उस दिन दुकान वाले को दिया गया और 3600 रुपये जब 23 तारीख को सुबह गए तो उस दौरान फिर 3600 रुपये दे करके उसको बैग को क्रय किया गया और उस बैग को क्रय करके वापस वहाँ पहुँचाया गया जहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जिस जगह पर इसकी बॉडी मिली हुई थी। और वहाँ पर से उसको दोनों लोगों ने मिलकर पेटी के अंदर रखा। दोनों लोग उसको वहाँ से उठाने का प्रयास किए। जब दोनों से नहीं उठ पाया तो उनके जो परिचित लोग थे, जिस पर सूर्यकांत यदु और विनय यदु, इन दोनों को अपने घर में बुला करके वापस घर आ गए थे। घर में बुला करके दोनों को घटना के क्रम में अवगत कराया कि इस प्रकार से उसके द्वारा घटना घटित की गई करके दोनों को इसमें मदद मांगा। दोनों इसमें उसको बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सहमत हुए और पुनः चारों लोग जाकर के उसको वहाँ से बॉडी को लेकर के जो घटना स्थल पर वहाँ तक पहुँचाया गया। चूँकि इसमें दोनों जो सहयोगी थे, सूर्यकांत यदु और फिर विनय यदु, दोनों परिचित थे, इसलिए इनको पहले से ही बताया गया था कि वहाँ जाने के पूर्व पहचान छिपाने के उद्देश्य थे। उसको रुमाल या कपड़ा चेहरे में बांध दिया गया ताकि उसकी पहचान न छिप पाए। इन चारों के दौरान ये जिस पर इसका पति अंकित, शिवानी और दोनों ये सूर्यकांत यदु और विनय यदु, चारों के द्वारा एक अल्टो कार से वहाँ से डेड बॉडी को बक्से में रख कर के घटना स्थल पर ले जा कर के सुनसान इलाके पर फेंक करके वहाँ से चले आए थे। वापस आते हुए इनके द्वारा जो कार, जो अल्टो कार उपयोग किया गया था, उसको छिपाने के उद्देश्य से किसी गैरेज में डेंटिंग पेंटिंग के लिए किसालपुर के गैरेज में दिया गया था। उसके द्वारा जो ऑटो और फिर दोपहिया वाहन उपयोग किया गया था उसको घर ले जा कर के छोड़ दिया गया था। जब ये चीज़ें पता चली कि ये जो घटनाक्रम लगातार लोगों तक फैलने लगी, लोगों तक जानकारी होने लगी, तो इनको यह लगा कि अब नहीं बच पाएंगे। इस उद्देश्य से लंबे समय तक फरारी काटने का उद्देश्य लेकर के यहाँ से फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसमें पूछताछ पर यही बताया गया कि इनका उद्देश्य वहाँ लंबे समय तक फरारी काटने का था। पुलिस को अपने सूचना तंत्र के माध्यम से लगातार मेहनत किए जाने से समय पर इन दोनों आरोपियों को भागते भागते में उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से चूँकि टेकअप
किया जा चुका था, इसलिए दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की मदद से उसको दिल्ली से हिरासत में लिया गया और बाद में पूछताछ लाकर के यहाँ पूछताछ की गई, जिसमें इन सभी के द्वारा घटना को इस रूप में स्वीकार किया गया। और इस पूरे स्वीकारोक्ति के बाद इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा करके इनके कब्जे से अल्टो कार CG04 7744, ईथर वाहन क्रमांक CG04 NY 6639, इलेक्ट्रिक जॉय दोपहिया वाहन, 5 नग मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में प्रारंभ में जो मर्ग था उसमें मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS और बाद में विवेचना किए जाने के बाद हत्या का प्रकरण पाए जाने से इसमें धारा 103 बाद में साक्ष्य पाने की धारा 338 का 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपीगण अंकित उपाध्याय पिता राम निकेतन उपाध्याय, शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय, विनय यदु पिता संतराम यदु, सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु, चारों को गिरफ्तार किया जाकर के रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें अभी अन्य तथ्य जो उस पर हथियारों की बरामदगी, सीन रिक्रिएशन एवं अन्य साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है। कुछ आरोपियों को अभी पुलिस रिमांड पर लिया जा करके और आगे की पूछताछ की जाएगी। सर आरोपियों को से जो पैसा लिया गया था 18 लाख रुपया जितने भी रकम, क्या उसको ये सट्टे में लगाया था या फिर कहीं और बिजनेस में लगाया था? नहीं, इसके द्वारा सट्टा या शेयर मार्केट दोनों में से कहीं इन्वेस्ट किया गया था और इसके द्वारा बताया गया था कि इसमें लंबा आय होगा, इसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इस उद्देश्य से इसको लगाया जाना बताया जा रहा है। सर आरोपियों को सर दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, कहाँ भागने की फिराक में थे आरोपी, इसकी कोई जानकारी मिल पाई क्या सर? और जो पैटर्न में ये लोग हत्या की वारदात को अंजाम दी, ये पैटर्न उनके दिमाग में कहाँ से आया सर? इसमें जो आरोपीगण को पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि जो भागते समय पर ये अपने पर्याप्त कपड़े और गहने, सोने के गहने विशेष तौर पर के यह मानते हुए कि वहाँ रुकने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो ये सभी साथ में लेकर गए हुए थे और यह सोच करके गए हुए थे कि लंबे समय तक उनको फरारी काटना है। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा दिल्ली में रहने की योजना बताई जा रही थी, बाद के दिन में हो सकता है कि आगे कहीं और भागने के फिराक में रहेंगे। उसमें घटना के 4-5 दिन पूर्व पूरा डिटेल चर्चा किए जा कर के अपने पत्नी के साथ में कई एंगल पर चर्चा किए जा कर के इस पूरे घटना को प्लानिंग किया गया। इस प्लानिंग में घटना को किस जगह पर ले जा कर के, किस नए जगह पर ले जा कर के इसको मारना है, किस तरीके से उसको डिस्पोज अप करना है, जिसमें ट्रॉली बैग खरीदने वाली भी बात शामिल है, ये शामिल था। और इसके बाद पूरी फुल प्रूफ योजना के बाद ही इसको कराया गया। दूसरे इसमें यह है कि जब दूसरे दिन जब गए या जिसको बॉक्स पर उसको शिफ्ट किए तीसरे दिन, उस दौरान इसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। पहले उसको स्प्रे किया गया था, परफ्यूम का स्प्रे किया गया था। जब नहीं हुआ तो 30 किलो सीमेंट एक हार्डवेयर की दुकान से ले जा कर के उसके ऊपर डाला गया था, ताकि जब बाहर उसको ले जाया जाए तो उसको किसी प्रकार का बदबू ना आए और बाद के दिनों के लिए वो जब उस पर सीमेंट लग जाएगा तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यह सोच करके उनके द्वारा 30 किलो सीमेंट भी उसके ऊपर डाला गया था। धारदार हथियार उसके द्वारा जो आरोपी है उसके अपने पास रखे हुए धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उस हथियार को अभी तक जो बताया गया उसके अनुसार से जो मौके पर जिससे टावेल से जिसको मौके पर खून था उसको साफ किया गया है, वहाँ जो चाकू था उसको किया गया और इसको सबको प्लास्टिक के बोरी में लपेट करके नाले में फेंकना बता रहा है। उसकी अभी बरामदगी किया जाना और तस्दीक किया जाना शेष सर वो एक बात है इसमें कि खाने की डिमांड करता था, क्या मांगता था इसके कारण इतना परेशान? बस एक चूँकि ये जो इसके पास में पैसे थे उस पूरे पैसे को ये
चाहे इसके वकालत के नाम पर हो या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, इसके द्वारा आरोपी को दिया जा चुका था। अभी की स्थिति पर उसके पास में कुछ पैसे नहीं थे। आरोपी के द्वारा उसको आश्वस्त किया गया था कि उसकी देखरेख, उसकी खान पान की व्यवस्था उसके द्वारा की जाएगी। तो इस आधार पर प्रतिदिन उसके द्वारा झिल्ले में ले जा कर के खाना दिया जाता था। स्वाभाविक सी है कि अगर प्रतिदिन एक जैसे खाना हो तो उसके द्वारा कई दिन कोई और दूसरे खाने की फरमाइश की जाती थी और उसको ये लगता था कि आरोपी को लगातार रोज दिन मेरे को अलग अलग खाने के लिए वो बोलता है, जिसके कारण अपने को प्रताड़ित महसूस करता था। सर हत्या फाइनल प्लान क्या था? वो लोकेशन फाइनल था कि डिस्पोजल के लिए जो फेल हो गया? उसका यही था कि क्योंकि उसका घर शहर के बीच में था पहले, जहाँ रह रहा था, उसको यही था कि किनारे के कोई घर को लिया जाए और वहाँ से उसको डिस्पोजअप करने में आसान हो। इसी को डिस्पोजअप करने के लिए उसके द्वारा कार खरीदी गई थी। कार भी उस योजना का एक भाग था। बाद में एक घटना घटित करने के पूर्व लाल रंग का जो ट्रॉली बैग है वो भी खरीद के ले जाया गया था। उसका उद्देश्य भी यही था कि पहले हत्या किया जाएगा, बाद में उस ट्रॉली बैग पर रख करके उसको डिस्पोजअप किया जाएगा। परंतु इनके किन्हीं कारणों से, फिर वजन अधिक होने के कारण से, समय की उपयुक्तता के कारण से तत्काल उसका डिस्पोजअप नहीं कर पाए और वेब सीरीज देख के हत्या की है। सर किशोर के परिवार के कोई संपर्क में आया क्या? किशोर के परिवार के कोई संपर्क में आया अभी तक? किशोर के परिवार में उसके 2 बहनें हैं और एक खुद ये करके ऐसा करके 3 भाई बहन होते थे। इनकी माँ इनके साथ में रहती थी, जो कुछ साल पहले डेथ हो गई। इनके पिताजी के पहले डेथ हो चुकी थी। वर्तमान में उनकी एक बहन है, उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो उसका जीजा और भांजा रहते हैं। एक बहन और उसके बहनों ये लोग अलग दूसरे शहर में रहते हैं। इसमें से जो इसके पूर्व की जो पत्नी है वो जब कुछ साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले, लगभग 22 साल पहले, 22 साल पहले है ना, कि जब एक बेटी 3 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा था, तभी इससे अनबन होने के कारण से पहले मायके चली गई। बाद में फिर मायके से कुछ दिन पूर्व जब इसका ध्यान नहीं दिया गया उसकी पत्नी को, तो वो यहाँ से लेकर के किसी दूसरे शहर में रह करके अपने दूसरे पति के साथ में रह रही है, दोनों बच्चों के साथ में। उसके कुछ साल बाद एक दूसरा शादी भी इसके द्वारा किया गया। वो दूसरी शादी में जो उसकी पत्नी थी वो भी कुछ साल पहले उसको छोड़ करके, उसके शादी के कुछ साल बाद ही छोड़ करके चली गई। तो वर्तमान में ये अपने माँ के साथ रह रही थी और बाद में फिर माँ के जाने के बाद में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके बहन या इसके जीजा या इसके भांजे लोगों का इसके घर में अभी वर्तमान में 2-3 सालों से किसी का आना जाना नहीं था। इनके परिजनों से बात की गई है और कुछ देर पर संपर्क में भी आए हुए तो उनसे बातचीत चल रही है। ये सर अपने परिजन को बताया था कि हत्या करके बताया था किसी को बताया था अपने घर में माँ को या पिताजी को किसी को? बता कि इसमें ये जो है कि उसकी माँ कुछ साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। नहीं, अंकित बताया था। अंकित अपने घर में बताया था। हत्या करके बता दिया था क्या? नहीं, ये जिनसे छोड़ने गए थे उनकी गिरफ्तारी उनमें अभी जो भी एयरपोर्ट छोड़ने गए थे या फिर उसके जो भाई जो छोड़ने गया था, उनको किसी को इस प्रकार में न तो इनके द्वारा बताया गया था, न उन लोगों की जानकारी थे। ये सीधे तौर पर भाग रहे थे। अभी हम लोगों का एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये भी बाकी है कि जो उसके पास में जो मोबाइल बरामद हुए हैं उसमें इस बीच में गूगल में या फिर यूट्यूब में या इंस्टा में किस प्रकार का कोई सीरीज देखा गया हो, कोई ऐसा चीज़ें आएगा तो वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसका भी हम लोग द्वारा परीक्षण किया है। टीम को अवार्ड भी दे रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में पूरी ACCU की टीम, जिसमें एडिशनल एसपी, उनके DSP, उनकी पूरी TI और पूरी समस्त टीम, एडिशनल एसपी दौलत और उनके पूरे CSP राजेश और TT नगर थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम और शहर की पूरी टीम इस पर लगी हुई थी। इन सभी को इस प्रकरण में इनकी तत्परता के कारण से और इनके सभी के मेहनत के कारण से तत्काल खोलने में सफल हुए हैं। इनको केसरी वार्ड अलग से दिया जाएगा। सर एक सवाल, ये मृतक का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस मामले की जांच हुई क्या? मतलब कौन टक्कर मारा, क्या किया? इसके अलावा सर एक और है सर, जब ये संपर्क में है उसके बाद उसकी माँ की भी मौत हुई है, तो उसकी माँ की मौत कैसे हुई होगी? बस एक
इसमें संभवतः जून 2024 में महादेव घाट की तरफ किसी जगह पर कथा सुन करके वापस आ रहा था। उस जगह पर इसकी घायल स्थिति में इसका पड़ा हुआ था, जिसको इसके द्वारा कुछ जगहों पर इलाज कराया गया है। जो आरोपी है उससे पूछताछ किए जाने पर कोई स्पष्ट नहीं बताया गया कि इसके संबंध में किसी जगह पर कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। अभी हम लोगों के द्वारा और पता कर लिया जाएगा कि इसके पीड़ित या फिर मृतक किशोर के रिपोर्ट या फिर उसके सहयोगी के द्वारा किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्या। अगर होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। ले ले थोड़ी देर इंतजार।